बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरी 502। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और सेहतमंद रखे, आमीन। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपके साथ एक खौफनाक कहानी शेयर करूँगी। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। कब से आपको कह रही हूँ कि नया घर लेकर दो, कश्फ अपने शोर से शिकायत करते हुए कहती है। जवाद ने बेबसी जाहिर करते हुए कहा, हाँ भाई, ढूंढ तो रहा हूँ, दुआ करो जल्द मिल जाए। जवाद की नौकरी है, अच्छी खासी तनख्वाह है। ये सिर्फ दो यानी शोहर और बीवी ही रहते हैं। इनके बच्चे नहीं हैं। इनका घर पुराना था, इसलिए नए घर की तलाश थी। कुछ देर बाद फोन की घंटी बजी। जवाद ने कॉल ओके की। आवाज़ आई, जवाद ने जवाब दिया, हाँ जी। फोन से दोबारा आवाज़ आई, आपने अखबार मियाँ इश्तिहार दिया था? जवाद ने जवाब दिया, हाँ। तो इसने कहा, सर मैं बंगले का मालिक बात कर रहा हूँ, आप आकर बंगला देख सकते हैं। जवाद ने पूछा, एड्रेस? तो इसने बताया, गली नंबर 24, बंगला नंबर 420। अगले दिन जवाद अपनी बीवी के साथ बंगले देखने पहुंच गया। बंगले का मालिक मौजूद था। जवाद ने मालिक से पूछा, बंगला पुराना लग रहा है? मालिक ने जवाब दिया, जी हाँ, पुराना है, इसलिए कीमत कम लूँगा। इत्तेफाक से इन्हें ये बंगला पसंद आ गया। जवाद ने मालिक से कहा, हाँ भाई, मुनासिब कीमत लगाओ। कीमत तय हुई और बंगला खरीद लिया और एक दिन बाद ही शिफ्ट होने लगे। पहला दिन था, पूरे घर की सेटिंग की गई, सारा दिन लग गया। रात को दोनों ने खाना बाहर से मंगवाया और खाकर थकान की वजह से जल्दी ही सो गए। रात के 1 बजे अचानक पानी की आवाज़ आई, जैसे नल खुल गए हो। जवाद की आंख खुल गई और वो उठा और देखा तो नल खुली हुई थी। इसने जाकर इसे बंद किया और सोचा कि शायद नल खराब हो गया, तो वो बिस्तर पर जाकर सो गया। अभी सही तरह इसे नींद नहीं आई थी कि दोबारा नल खुल गया। इस बार भी जवाद उठा और बंद कर दिया। इसी तरह 5 बार नल खुला और वो जाकर बंद कर आता। सुबह हुई, जवाद ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था और कश्फ खाना बना रही थी। अचानक वॉशरूम का दरवाज़ा जोर से बंद हुआ, जैसे कोई जोर से किसी ने बंद किया हो। जवाद कश्फ से, क्या बात है, तुम ठीक तो हो? इधर कश्फ भाग कर देखती है तो कोई नहीं होता। जवाद आता है और कहता है, क्या हुआ? कश्फ परेशानी से कहती है, पता नहीं, दरवाज़ा किसी ने ज़ोर से बंद किया है। जवाद वहम व जाहिर करते हुए कहता है, कुछ नहीं हुआ, ये बताओ नाश्ता तैयार हुआ? कश्फ कुछ हैरान होती है और कहती है, हाँ तैयार है। जवाद कश्फ से कहता है, तो फिर तुम नाश्ते के बाद क्या करोगी? कश्फ शक की निगाहों से दरवाजे को देखते हुए कहती है, हाँ लगाती हूँ। जवाद नाश्ता करता और ड्राइवर से गाड़ी निकालने को कहता है। जवाद अल्लाह हाफिज़ कहकर चला जाता है। अगले दिन शाम के खाने के वक्त बातें करते हुए जवाद कहता है, कश्फ सुनो, क्यों ना कल जैन की और इसके बीवी बच्चों को बुला लिया जाए? वैसे भी कल इतवार है, तेरी क्या राय है? कश्फ खुशी के साथ कहती है, क्यों नहीं जवाद। जवाद, तुम खाना पका लोगी ना? कश्फ खुशी के साथ कहती है, हाँ क्यों नहीं। जवाद, तुम खाना पका लोगी या बाहर से मंगवाएं? आप खाने की टेंशन ना लें, मैं बना लूँगी। जवाद, जैसे तुम्हें बेहतर लगे। अगले दिन 9 बजे जहन और इसके बीवी बच्चे आ जाते हैं। सब एक दूसरे से मिलते हैं, नाश्ता इकट्ठे करते हैं। कश्फ इसकी बीवी के साथ घुल मिल जाती है और बातों में लग जाती है। जैन और जवाद भी बातें करने लग जाते हैं। जवाद, देख यार, नया घर लिया है। जैन, भाई घर तो बड़ा है और शानदार भी, लेकिन इसके बारे में लोगों के ख्यालात अच्छे नहीं हैं। जवाद चूक जाते हैं, कैसे ख्यालात? जवाद हैरानी में जहन से पूछता है, जैन तुम्हें मालिक मकान ने नहीं बताया? जवाब, नहीं तो। जैन, लोग कहते हैं इस घर में असेब है, सुना है यहाँ मौत वाक़या हुई है, इसलिए अब वो किसी को यहाँ रहने नहीं देते और ये घर खूनी घर के नाम से जाना जाता है। जवाब जब ये सुनता है तो एकदम धक से रह जाता है, लेकिन मजाक जाहिर करते हुए कहता है कि लोगों का तो काम है बातें बनाना। तुम बताओ, अपना क्या क्या चल रहा है आजकल? जैन, बस यार इसी जगह ही है हम तो। वो दोबारा बातों में लग गए। अचानक जैन का बटुआ गुम हो गया। जैन ने जब जेब को हाथ लगाया तो महसूस हुआ कि बटुआ नहीं है।
اس نے جواد کو بتایا تو جواد نے کہا یہیں کہیں پڑا ہوگا، دیکھو۔ دونوں ڈھونڈنے میں لگ گئے۔ کافی دیر تک ڈھونڈنے کے بعد نہ ملا تو دونوں بیٹھ گئے۔ اچانک کچھ گرنے کی آواز آئی، جیسے کسی نے کچھ پھینکا ہو۔ جواد نے جب دیکھا تو وہ وہیں بٹوا تھا۔ اس نے اٹھا کر زین کو دیتے ہوئے کہا، دیکھو یار، یہی تو پڑا ہوا ہے۔ زین حیران ہو گیا اور کہا، یار میں نے کئی بار دیکھا ہے یہاں۔ جواد نے ہنستے ہوئے کہا، صحیح دیکھتے تو مل جاتا۔ لیکن جواد دل ہی دل میں ڈرا ہوا تھا۔ رات کا کھانے کھانے کے بعد جواد اور کش نے ان کو رخصت کیا اور سونے کی تیاری کرنے لگے۔ دونوں باتیں کرتے کرتے سو گئے۔ رات کے 1 بجے کا وقت ہوتا ہے اور کوئی دروازے پر زور زور سے کوئی چیز مارتا ہے، جس سے جواد کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ لیکن کش گہری نیند میں ہے۔ جواد کچھ سوچنے لگ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد پچھلی رات کی طرح دوبارہ نل کھل جاتا ہے، جس کی آواز سے جواد کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ جاتا ہے اور نل کو بند کر دیتا ہے۔ صبح ہوتی ہے اور جواد 8 بجے تیار ہو جاتا ہے اور ناشتہ کر کے جلدی آفس چلا جاتا ہے۔ کشت اب گھر میں اکیلی ہوتی ہے اور وہ الماری سے کپڑے نکال رہی ہوتی ہے۔ اچانک اسے جواد کے کپڑوں پر خون لگا دکھائی دیتا ہے، جسے دیکھتے ہی وہ ایک دم سے ڈر جاتی ہے۔ وہ اسی وقت جاتی ہے اور جواد کو کال کرتی ہے۔ ہیلو، جواد جواب دیتا ہے، جی جی۔ کشف پریشانی میں سارا قصہ بتاتی ہے۔ جواد سن کر ہنس دیتا ہے اور کہتا ہے، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، لگ گئی ہوگی چوٹ۔ اچھا چلو تم تیار ہو جاؤ، آج ہم باہر جائیں گے۔ جواد نے کال کاٹ دی۔ وہ کشف کو نہیں بتانا چاہتا تھا کہ یہاں اسیب ہے۔ ابھی دن کے 10 بج رہے تھے۔ جواد آیا، لیپ ٹاپ رکھا اور کشف کو ساتھ لے کر باہر چلے گئے۔ وہاں انہوں نے خوب انجوائے کیا۔ جواد یہ سب کشف کا دل بہلانے کے لیے کر رہا تھا۔ وہ گھر 3 بجے واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے دروازے کا لاک ٹوٹا ہوا ہے۔ وہ دونوں پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید کوئی چوری ہوگی۔ وہ جب اندر گئے تو دیکھا ان کے کمرے کے دروازے کو کلہاڑی سے توڑا گیا ہے۔ جب وہ اندر جاتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں، سب کی سب چیزیں ویسی کی ویسی ہیں، کوئی چیز بھی نہیں چرائی۔ لیپ ٹاپ یا پاسپورٹ اور بھی قیمتی سامان ویسے کا ویسا پڑا ہوا ہے۔ ان کے گھر کے آگے CCTV کیمرے لگا ہوا تھا۔ انہوں نے اس میں دیکھا لیکن وہ کوئی بھی داخل نہیں ہوا۔ وہ دونوں حیران ہو گئے۔ جواد کشف کا دل بہلانے کے لیے کہا، تم ٹینشن نہ لو۔ کشف بالکل پریشان تھی اور جواد کی پوری کوشش تھی کہ اسے پتہ نہ چلے کہ یہ گھر اسیب۔ جواد کشف کو پیار سے لے آیا اور آ کر کمرے میں بٹھایا، اس کے لیے پانی لے آیا، لیکن کشف سنبھل نہیں رہی تھی۔ جواد کی لاکھ کوششوں سے کشف کو سکون آیا۔ جواد نے کشف سے شرفیانہ انداز میں کہا، تم بغیر بات کے ٹینشن لے رہی ہو، تم ٹینشن نہ لو، بس آرام کرو، میں کھانا باہر سے آرڈر کروں گا۔ رات ہوئی، کھانا آ گیا اور جواد اور کشف نے مل کر کھانا کھایا اور رات کو کشف کو جلدی نیند آ گئی۔ جواد نے دیکھا کہ کشف سو گئی تو وہ بھی سونے لگا۔ رات آرام سے گزری۔ صبح ہوئی تو جواد حسب معمول اٹھا تو دیکھا کہ کشف ابھی سوئی ہوئی ہے۔ جواد نے غرض کشف کو نیند سے بیدار کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ کشف کو بہت تیز بخار تھا۔ جواد بہت پریشان ہوا۔ گھر میں احتیاط کے لیے فرسٹ ایڈ باکس موجود تھا۔ جواد فرسٹ ایڈ باکس کی جانب تیزی سے لپکا اور اٹھا کر جلدی سے کشف کے سرہانے آیا اور جلدی سے کشف کو اٹھانے لگا۔ کشف جو کہ بخار میں جل رہی تھی، کرا رہی تھی۔ جواد جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس سے تھرمامیٹر نکالتا ہے کہ کشف کا بخار چیک کر سکے۔ جلدی جلدی میں اس کے ہاتھ سے تھرمامیٹر نکلا اور فرش پر جا لگا۔ چونکہ شیشے کا تھا اس لیے زمین پر لگتے ہی ریزہ ریزہ ہو گئے۔ جواد کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ اس نے جلدی سے ڈاکٹر کو کال ملائی۔ نصیب اچھے تھے کہ ڈاکٹر نے پہلی کال ہی اٹھا لی۔ ہیلو آواز آئی۔ جواد نے جھٹ سے کہا، ہیلو ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر نے جواب دیا، جی جواد میاں، کیا حال ہے، خیریت تو ہے؟ جواد نے پریشانی میں کہا، ڈاکٹر صاحب خیریت ہی تو نہیں ہے، میری بیوی کو تیز بخار ہے، جلدی ہمارے گھر آئیے۔ ڈاکٹر نے جواب دیا، جی آپ لوکیشن بھجوا دیے اپنے گھر کی، میں پہنچ جاتا ہوں۔ جواد نے جلدی سے لوکیشن بھیجی۔ 10 منٹ بعد دروازے کی گھنٹی بجی۔ جواد نے جلدی سے دروازہ کھولا تو ڈاکٹر صاحب کو پایا۔ آئیے ڈاکٹر صاحب، جواد نے جلدی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر صاحب اندر آتے ہیں اور بیڈ پر پڑی کشف کا معائنہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ جواد پریشانی کے عالم میں پوچھتا ہے، کس وجہ سے ہوا ہے؟ ڈاکٹر صاحب اطمینان سے جواب دیتے ہیں، پریشانی سے ہوا۔ تم پریشان نہ ہو، گولی دے دی ہے، اب آرام آ جائے گا۔ یہ 2 گولیاں ہیں، رات کو دے دینا۔
जवाद डॉक्टर को फीस देता है और दरवाजे तक छोड़ आता है। अगले दिन कश्फ ठीक होती है और हस्ब मामूल अपने कामों में मशगूल हो जाती है। 2 दिन इसी तरह गुजरते हैं। अगली रात ठीक 1 बजे किचन में कांच का गिलास टूटने की आवाज़ आती है और जवाद की आँख खुल जाती है। चूँकि जवाद अब जानता है कि इस घर में असीब है, इसलिए वो अब डर रहा होता है। नल का खुलना, दरवाजे का लॉक टूटना, ये महज़ एक इत्तेफ़ाक नहीं बल्कि कोई तो है यहाँ जिसे इनका रहना पसंद नहीं। आखिर क्यों इन्हें हमारे यहाँ रहने की तकलीफ़ है? ये सवाल जवाद के दिमाग में गर्दिश कर रहे थे कि अचानक एक और गिलास टूटा। जवाद किसी कीमत पर ये नहीं जानता था कि कश्फ को इसकी थोड़ी-सी भी भयानक लगे। इसलिए इसने सोचा कि जितना भी डर लगे कश्फ को हरगिज़ नहीं बताना। चलो कुछ दिन गुज़र गए। एक दिन कश्फ हस्बे मामूल किचन में काम कर रही थी। अचानक चीखने की आवाज़ आई। चूँकि अभी सुबह का वक़्त था इसलिए जवाद घर पर मौजूद था। इसने जब सुना तो किचन की तरफ भागा। किचन में जाते ही इसने देखा कश्फ अपने दोनों हाथों से अपनी गर्दन दबा रही थी और मुँह पर पसीना है। जवाद ने जल्दी से कश्फ को बिठाया और पानी दिया। कश्फ काफ़ी मुश्किल से संभली। जवाद ने पूछा, कश्फ हुआ क्या था आखिर? कश्फ ने सिसकियाँ लेते हुए कहा, जब मैं किचन में गई तो मुझे लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं समझी कि आप हैं, लेकिन एकदम से इसने आकर मेरा गला दबा दिया। मेरी सांस रुक गई और मैं समझ गई कि ये आप नहीं हैं। इसलिए मैं ज़ोर से चीखी। जब आप दाखिल हुए तो इसने भी छोड़ दिया। जवाद ने सवालिया अंदाज में कहा, ये कैसे हो सकता है? तुम्हें ज़रूर डर की वजह से हुआ होगा। जवाद इसे वहम समझ रहा था कि अचानक इसकी नज़र कश्फ की गर्दन पर पड़ी, जिसमें बड़े-बड़े निशानात थे, जिससे ज़ाहिर हो रहा था कि गर्दन ज़ोर से दबाई गई हो। जवाब देखते ही दहक से रह गया, लेकिन इसने कश्फ के सामने बात ज़ाहिर नहीं की और वहम ज़ाहिर करते हुए कश्फ को कमरे में ले गए। अगली रात दरवाजे पर भी फिर से किसी ने कुल्हाड़ी के वार किए। जवाद का दिल किया कि उठकर देखे, लेकिन फिर सोचा अकेला हूँ, क्या करूँगा? जवाद नहीं चाहता था कि इन सब वाक़यात की थोड़ी-सी भी खबर कश्फ को हो, इसलिए वो बिल्कुल चुप रहा। अगली सुबह जवाद ने जल्दी-जल्दी अपने दोस्त आदिल को कॉल की और सारा माजरा बताया। इसने जवाब दिया, तुम फ़िक्र ना करो, थोड़ी देर बाद मैं आ जाऊँगा और किसी आमिल का भी बंदोबस्त करता हूँ। जवाद परेशान था। कश्फ को इन सब वाक़यात की खबर थी, लेकिन फिर भी वो बेखबर बनी हुई थी ताकि जवाद को परेशानी ना हो। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। जवाद ने जाकर दरवाज़ा खोला तो आदिल और इसकी बीवी को पाया। जवाद ने जब इनको देखा तो इसे खुशी महसूस हुई। जवाद आदिल को छत पर ले गया और सारा किस्सा सुनाया। तो जवाद ने कहा, यार तुम टेंशन ना लो, थोड़ी देर तक आमिर बाबा आ जाएंगे। मैंने इनको एड्रेस दे दिया है। अभी यही बातें हो रही होती हैं कि दरवाजे की घंटी बजती है। जवाद जल्दी से दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि सफ़ेद दाढ़ी के साथ एक बुजुर्ग आए खड़े हैं। जवाद इसे सवालिया निगाह से देखता है और पूछता है, आप वही आमिर बाबा हैं? वो बाबा मस्बत में सर हिलाता है। जवाद इसे ऊपर ले आता है। जवाद बाबा की खूब खातिरदारी करता है और सारे वाक़यात बता देता है। बाबा इसे तसल्ली देते हुए कहते हैं कि तुम घबराओ नहीं, अल्लाह के फजल से सब ठीक हो जाएगा। खाना खाने के बाद बाबा सबको एक कमरे में आने का कहते हैं और खुद वहीं बैठकर दम करना शुरू कर जाते हैं। काफ़ी वक्त के बाद बाबा गुस्से से पूछता है, क्या चाहते हैं तुम? तो गैब से आवाज़ आती है, मुझे खून चाहिए। बाबा जवाद की तरह इशारा करता है और कहता है, बेटे एक बकरे का बंदोबस्त करो। जवाद जल्दी जल्दी मंडी फ़ोन करता है और एड्रेस बताकर बकरा पहुंचाने का कहता है। थोड़ी देर बाद मंडी वाले बकरा पहुंचा जाते हैं। जवाद बाबा से कहता है, बाबा जी बकरा आ चुके हैं। बाबा घर के बाहर बकरे को ज़िबा कर देता है और वापस इसी कमरे में आता है और कहता है, जा बाहर तेरे लिए खून का इंतज़ाम है, और अपनी छड़ी को मारता है। कुछ देर बाद बाबा कहता है, बेटा अब आपका घर साए से पाक है, लेकिन अगली दफ़ा नए घर लेने से पहले जान लेना कि यहाँ कोई साया तो नहीं। जवाद सुख का सांस लेता है और बाबा को बाहर छोड़ आता है। थोड़ी देर बाद जवाद जब वापस आता है तो देखता है कि आदिल डरावनी शक्ल बनाकर खड़ा है। जवाद को देखते ही आदिल डरावनी आवाज़ में कहता है, मुझे खून चाहिए, लेकिन अपनी हंसी नहीं रोक पाता और ज़ोर से खोल देता है। जवाद जो डरा हुआ है, जब पता चलता है कि ये मजाक था तो वो भी हंस देता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। मज़ीद अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।